Hello, good evening, everybody. So we are doing daily live answer writing sessions for UPSC Mains 2026 and 27. I hope आपने पहले भी इसके सेशंस लगाए होंगे because we are dealing with the history component. इससे पहले we discussed about polity, governance and IR. फिर the different faculty took the ethics lectures for this daily live answer writing sessions. अब हम कर रहे हैं हिस्ट्री का कंपोनेंट. अब हिस्ट्री में हमने पहले आर्ट एंड कल्चर किया था, एक थीम थी. फिर हमने मॉडर्न हिस्ट्री डेज में हमने टू डेज में वो कंप्लीट किया था, थीम्स एंड सब थीम्स. नाउ उसके बाद अब हम कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ वर्ड हिस्ट्री. तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को हमने 5 डेज में थीम्स और सब थीम्स में डिवाइड कर दिया था. एंड दीज थीम्स एंड सब थीम्स आर अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल. और जो ये लेक्चर्स होते हैं ये होते हैं सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल पे. अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी मेंस 2026 एंड 7 करके. आप उसको जाके वहां पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं. हमारा ये 50 डेज का प्रोग्राम है सो दैट यू कैन कवर योर जीएस 1 to 4 इन दो 50 डेज. बिकॉज जो तैयारी होती है मेंस की, अगर आपने एक बार प्री किया हुआ है और मेंस को एक बार गो थ्रू किया हुआ है, दीज 50 डेज आर मोर देन इनफ टू गैदर द कंटेंट एंड राइट आंसर्स एंड प्रैक्टिस दोज एस्पेक्ट्स की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट क्या करना है, क्या मीनिंग होता है टेल वर्ड्स का, कैसे एंड टू एंड आंसर लिखना है. वी हैव डिस्कस दोज एस्पेक्ट्स इन पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर एंड 2 हिस्ट्री के लेक्चर हो चुके हैं और जो एक रह गया है नेक्स्ट वाला. ठीक है, सॉरी, थैंक यू सो मच. एंड देन लेट्स स्टार्ट विद दिस आइडिया दैट इज कि हमें ये जो करना है कौन सा पार्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस का, ये कैसे करना है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आई विल गिव यू अ क्वेश्चन बिकॉज पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, बट वी कांट इग्नोर दिस पार्ट. इसमें जो थीम्स मैंने आपको दी हैं वो दी हैं जिससे पहले क्वेश्चन आए हैं या जिस पे आ सकते हैं. आपको वही थीम्स और सब थीम्स तैयार करनी है. एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग द डेली लाइव आंसर राइटिंग सेशन. अब जो पहली थीम है इसकी और जो उस पे जो क्वेश्चन बनता है दैट इज अ वुमेन लेड मूवमेंट पे. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिख ले क्वेश्चन. एक्सप्लोर द एवोल्यूशन एंड इंपैक्ट ऑफ explore the evolution and impact of post independence women movements in India. Post independence women movements in India. एक तो ये पार्ट हो गया है और इसका एक सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाईलाइटिंग द माइलस्टोन्स अचीव्ड. हाईलाइटिंग द माइलस्टोन्स अचीव्ड. milestones achieved in advancing gender equality. इसको लिखें in 11 minutes. तो करें इसको, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. क्योंकि एक ना वुमेन मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आ ही सकता है, तो कहीं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में ना डाल दें.
अब ना एक क्वेश्चन देखें कि वुमेन मूवमेंट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, हाउ दिस मूवमेंट्स कैसे इवॉल्व हुई और क्या इनका इम्पैक्ट हुआ, क्या इनका माइलस्टोन अचीव किए इन्होंने। पहले तो बताने हैं कि ये इवॉल्व कैसे हुई। तो वुमेन मूवमेंट्स इन जनरल वी ऑल्सो स्टडी इन इंडियाज मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो। इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम पढ़ते होते हैं वुमेन मूवमेंट्स। तो ना वुमेन मूवमेंट्स जो है ऐसा नहीं है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आई हैं, ये पहले से चली आ रही थी। और ये मूवमेंट जो चली आ रही थी उनका एक जो ब्रांच है वो चली गई जब इंडिया आजाद हो गया। तो हम इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे ना कि हमेशा इंट्रोडक्शन क्या होती है, हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पहले मैं बात करूंगा ये पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी क्या, वुमेन मूवमेंट्स। तो यू विल मेंशन कि वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया हैव बीन पिवटल इन चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड एडवोकेटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी। ये इवॉल्व हो रही है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, and it talks about so many issues from environment to rights to violence against women, economic empowerment to reproductive rights. It has significantly shifted the socio-political and economic landscape for women rights. ये कहानी स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, ये बातें चली आ रही हैं। आज भी इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज भी पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज ही है। तो आज हो रही है टेम्पल एंट्री, आज हो रही है वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बातें, आज हो रही हैं वुमेन के राइट्स की बातें व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस मोरालिटी। टेम्पल एंट्री एक चीज है, ट्रिपल तलाक, तो पर्सनल लॉज। तो हमें इसमें सब कुछ लिखना है, मतलब आपको इसको लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे वुमेन मूवमेंट्स आई। तो एक तो वुमेन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई दैट वाज बेसिकली ऑन द इशू अराउंड कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और लीगल रिफॉर्म्स को लेकर था। तो मतलब एक वुमेन मूवमेंट थी डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, स्टार्टिंग में इंडिया में ये हुई। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पहले अगर हमें एवोल्यूशन एक्सप्लोर करना है तो वी हैव टू गो क्रोनोलॉजिकली। तो पहले डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन मूवमेंट्स आई। एंड फॉर एग्जांपल दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन हम कह सकते हैं 1970s की बात है, ये 1970s की बात है जब ये हुआ। उसके बाद वुमेन मूवमेंट्स अलग फॉर्म ले गई, फिर आए वुमेन की इकोनॉमिक इश्यूज को लेके। फॉर एग्जांपल जब सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन बनी सेवा इन 1972, तो इसमें आए ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आइडिया आना स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे फोकस हुआ। तो पहले हम राइट्स की बातें कर रहे थे, उस राइट्स में भी डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, डाउरी ना मांगी जाए। फिर आई इंटरसेक्शनैलिटी एंड डाइवर्स स्ट्रगल्स, मतलब जो पीजेंट मूवमेंट थी, पार्टिसिपेशन इन तिभाग मूवमेंट इन बंगाल। तो इंटरसेक्शन मतलब बहुत सारे ऐसे नहीं है कि अब वुमेन के इश्यूज क्या हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ जो एंड डाइवर्स स्ट्रगल्स, तिभाग मूवमेंट। ब्रॉडर जो सोशल मूवमेंट्स थी, जैसे वर्ली ट्राइबल रिवोल्ट था, उसमें वुमेन आई, तेलंगाना आर्म स्ट्रगल में आई। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल भी थी, इंटीग्रेशन विद ब्रॉडर सोशल मूवमेंट। सो वुमेन ने ब्रॉडर सोशल मूवमेंट्स में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहले तो इंटरसेक्शनैलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि एससी वुमेन्स या एसटी वुमेन या जनरल वुमेन या मुस्लिम वुमेन, सारे के इंटरसेक्शनैलिटी आई तो आए ये इश्यूज। उसके बाद इंपैक्ट क्या हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस में, बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स आए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1984 में, अवेयरनेस और एडवोकेसी से जो निर्भया इंसिडेंट हुआ 2012 से, उसके बाद क्या है, रेप लॉ चेंज हुए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया आया, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दैट आइडिया। उसमें ड्रोन दीदी स्कीम है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में ऐड किया, एनवायरमेंटल स्ट्रगल में वुमेन को, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। माइलस्टोन्स हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आज लिखे हुए हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कोटा इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, न्यू जो हमारा बिल आया है रिजर्वेशन वाला, दीज आर द माइलस्टोन इवेंट्स। तो आपने देखा कि कैसे संविधान में चेंजेस आए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई, कैसे पंचायती राज आए, ये सब आए बिकॉज ऑफ दीज एडवोकेसी ग्रुप्स या फिर दीज सोशल वुमेन मूवमेंट, नॉट सोशल वुमेन मूवमेंट्स इन डिफरेंट डोमेन। जैसे एक था ना कि हम नर्मदा बचाओ आंदोलन वुमेन लेड था, चिपको मूवमेंट वुमेन लेड था। वुमेन वाज वेरी एक्टिव इन एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स। वो आज भी हम देखते हैं कि एनवायरमेंट को बचाना है तो वुमेन को लेकर आना पड़ेगा, पर हमने वुमेन को
पॉलिटिकल इंपावर भी किया, इकोनॉमिकली इंपावर भी किया। एसएचजी से इकोनॉमिकली इंपावर किया, रिजर्वेशन से पॉलिटिकली इंपावर किया। आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थीम दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। उसको हम कर लेते हैं, वो लिख लें, डिस्कस द रोल ऑफ, या पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक और बनता है रोल, देखते हैं पहले। एक और क्वेश्चन बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जो वुमेन पे हमने देख लिया है, वुमेन पे और भी बन सकते हैं, पर हमें और नहीं बनाने हैं। वुमेन पे एक आइडिया हो गया है, एक वुमेन जो लीडर्स हैं उन पे क्वेश्चन बन सकता है, या एक इमरजेंसी पे क्वेश्चन बनता होता है, भाई बताओ इमरजेंसी का क्या इंपैक्ट है। पर हम पॉलिटी में पढ़ लेते हैं तो हम वो यहां नहीं पढ़ेंगे, इमरजेंसी का इंपैक्ट है जो। तो हम लिखते हैं प्रिंसली स्टेट्स पे क्वेश्चन लिखते हैं। लिखें, क्वेश्चन है assess the socio-economic impact of, assess the socio-economic impact of integrating princely states into independent India. Considering their diverse कौन से बैकग्राउंड, डिवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स, सब अलग अलग थे ना कल्चरली, कश्मीर, हैदराबाद। क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या अच्छी बातें हुई या गलत बातें हुई। हाउ डिड दिस इंटीग्रेशन contributed to strengthening the fabric national unity in multicultural society। कि हमने कहीं पंगा तो नहीं ले लिया उसको, इंडिया में मर्ज करके उनको, वो पूछ रहे हैं। अगर नहीं तो फिर उनके आने से हम कैसे स्ट्रांग हुए, क्या हमारी क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई या कम हो गई, उस पर क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन है पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
Last 8 minutes.
अब इसमें देखते हैं, पहले कह रहे हैं कि जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बताओ प्रिंसिपल स्टेट्स को इंडिया में लेके आने के, और उनके आने से इंडिया में क्या जो फैब्रिक है हमारा नेशनल यूनिटी का स्ट्रेंथन हुआ या नहीं, और इम्पैक्ट बताने हैं। पहले देखते हैं क्या इम्पैक्ट्स। भाई मुझे एक चीज बताओ, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां पे किंग थे, और जहाँ किंग थे वहाँ फ्यूडल सिस्टम था। फॉर एग्जाम्पल फ्यूडल सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा जब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में लेके आएंगे, बिल्कुल। जब हम प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद को इंडिया में लेके आए तो हैदराबाद में जो फ्यूडल सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, feudal system got weakened because now these systems integrated into the India's constitutional framework. Reduction of feudal practices, abolition of zamindari system, because जब इंडिया में संविधान आया तो जमींदारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया हमने। एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए। आप ये देखें भाई, जो त्रावणकोर था वहां पे एजुकेशनल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। When Travancore as an princely state integrated into India, then India का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इसको मिलना पड़ा। तो हमने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए। प्रिंसली स्टेट्स जब हमने उनको इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया, अलाउड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंप्रूव सोशल मोबिलिटी। नाउ पीपल विल, जब वो प्रिंसली स्टेट में रह रहे थे वहां पे एक डोमिनेटिंग क्लास थी, सुपीरियर और इंपीरियर, प्रिविलेज्ड क्लास। When they came into India, there was no privileged class as per constitution. अगर ये privileged class नहीं है, now they have better social mobility. They can move the hierarchy on the basis of their merit, not on the basis of their connections or birth. कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ भाई। जब मैसूर का प्रिंसिपल स्टेट इंडिया में आया तो मैसूर का दशहरा बड़ा फेमस है। These festivals and functions and traditions from various, for example, Kashmir is an example of that. जो उनका कल्चर है वो इंडिया का पार्ट बना तो इंडिया की डाइवर्सिटी और अच्छी हुई। कल्चरल एक्सचेंज एंड इनोवेशंस एंड यूनिटी अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज, ये है सोशल इंपैक्ट। इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें भाई, जब सब जुड़े तो इंडिया क्या बन गया, एज अ वन मार्केट। ये अच्छी बात थी कि इंडिया बिकेम अ वन मार्केट बिकॉज इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स संविधान में हमने बोला कि वो अलाउड है, पूरा फ्री है, वो आपकी फ्रीडम है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान हुआ हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। अगर प्रिंसिपल स्टेट्स ना आती तो हम रोड्स वो ना बना पाते। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए बिकॉज लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द स्टेट ऑफ त्रावणकोर इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो आप बोलेंगे वन मार्केट का आइडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ आई, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। मध्य प्रदेश यूटिलाइज रीजनल रिसोर्सेज, जो किसने प्रोवाइड किए? प्रिंसिपल स्टेट ने। इट स्टिमुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो ये सब कुछ क्या है? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, सोशल और इकोनॉमिक। और इसने नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन ही किया है, बिकॉज नाउ इंडिया ने इंश्योर कर दिया कि जब कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, इट शोज दैट कि मुस्लिम्स कैन लिव विद इंडिया, हिंदूज आल्सो। दैट इज काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ हमारा। हम पॉलिटिकली एक बने, हम नेशनल आइडेंटिटी हमारी एक बनी, नेशनल सिंबल्स नैरेटिव्स एक बने। जो मध्य भारत है, मालवा रीजन, उसमें हमने एफिशिएंट गवर्नेंस की। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में रिसोर्सेज हमने गुजरात में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोस्ट इंटीग्रेशन के बाद और अच्छी हुई। तो आपने ये देखा कि भाई जो स्ट्रेंथनिंग हमारी नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हुई है। व्हेन कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, इट शोज दैट मुस्लिम्स कैन लिव विद हिंदूज, यूनिटी। ये एक यूनिटी है जो कल्चरल यूनिटी की बात कर रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम एक हैं बिकॉज नाउ वी रिस्पेक्ट अ शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी। हमारे नेशनल सिंबल सेम हो गए, हमारा एक ही झंडा है, एक ही नेशनल एम्बलम है। दैट शोज आर सिस्टम्स आर वन। हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम वन हो गया, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो गया। तो पॉलिटिकली हमारा मैप इंटीग्रेट हो गया है। That shows India as is not a geographical entity, it's a political entity too that you have to keep in mind. गुजरात में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई बिकॉज दैट वाज पॉसिबल, बिकॉज जो गुजरात की प्रिंसिपल स्टेट थी, उस एरिया की जो प्रिंसिपल स्टेट थी, जो गुजरात में मर्ज हुई, दैट वाज पॉसिबल, और वहीं से रिसोर्सेज आए। सेम वाज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें और भी कंटेंट आप ऐड कर सकते हो, बट आई गिव यू द कंटेंट जो ऐड होना ही चाहिए उस कंटेक्स्ट में। नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में और इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और लिख लें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वुमेन वाला नहीं लिखेंगे। लिखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ इमरजेंसी। ये कर ही लेते हैं, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ इमरजेंसी। Analyze the impact of emergency of 1975 on the historical narrative of पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। जो हमने पूरी कहानी बनाई थी देश आजाद होने जाने के बाद की, उसने उस नरेटिव को कैसे चेंज किया, इसको लिखें। इस पे भी देख लेते हैं भाई, पोस्ट इंडिपेंडेंस में पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। वुमेन का किया हमने, प्रिंसली स्टेट्स का किया, अब ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। राइट दिस।
मतलब इमरजेंसी ने कैसे इम्पैक्ट डाल दिया इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। इसमें आपके पास इतना कंटेंट है, कमी नहीं है उसकी।
अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि इमरजेंसी लगी, उसके बाद उसने कैसे हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हिस्टोरिकल नैरेटिव बनाया। आप ये देखें, जब इमरजेंसी लगी तो उस टाइम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी आई टू टू अपोज द उस टाइम की गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो इंडिया में कौन सा आइडिया एग्जिस्ट हुआ आना, मतलब पहले भी था ये, पर ये स्ट्रांग हो गया बिकॉज नाउ पार्टीज एक्सपीरियंस दे हाउ दे कैन वर्क टुगेदर। तो इंडिया की हिस्ट्री में पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करें, अगर हिस्टोरिकल नैरेटिव में पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करें तो उसमें कोएलिशन पॉलिटिक्स का आइडिया आना स्टार्ट हुआ बिकॉज अब लोग क्या हो रहे थे, इकट्ठे आ रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों में राइज ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस। भाई आज कोई लीडर अगर अथॉरिटेरियन बनता है, अगर आज कोई लीडर अथॉरिटेरियन बनता है, हमारे में ये कॉन्शियसनेस है बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस द ब्रूटैलिटी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग 1975 emergency. The rise of the defeat of Congress in 1977 elections shows that people reaffirmed the supremacy of electorate and popular sovereignty prevails over executive authority. तो पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया हमने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर रखा और वो बात लगा कि बाद में फिर दोबारा वही पार्टी जीत गई, पर एक टाइम तो ये आया था, इमरजेंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स हुआ। जो 1989 से लेकर 2014 तक पॉलिटिक्स चली वो कोएलिशन पॉलिटिक्स थी बिकॉज नाउ पार्टीज came together united. For example, जनता पार्टी, rise of new leaders आए because the leaders of that time जो नेशनल इमरजेंसी में बड़े एक्टिव थे, फॉर एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ये सारे लीडर्स हैं जो उस टाइम के उस नेशनल इमरजेंसी के अगेंस्ट खड़े हुए थे। आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन गिवन बाय जेपी नारायण, इट मींस इंडिया गेव द न्यू सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। जब हमें लगा कि वो चीज खराब हो रही है तो वहां से आया। और हमने ये भी सोच देख दिया था कि जुडिशरी बिकेम एक्टिव आफ्टर दैट इमरजेंसी। आइडिया ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल कब आया? आफ्टर दैट। बिकॉज जब हम कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस देखते हैं उसके बाद ही इंस्टीट्यूशंस में चेंज आया। तो इंडिया के एज अ कल्चर में चेंज आया और इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में चेंज आया। जुडिशरी बिकेम वेरी एक्टिव, तो जुडिशरी की कॉन्शियसनेस राइज हो गई। तो जो जजेस इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, बाद में जुडिशरी ने देखा कि ऐसे तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक है वो बड़ा फ्रेजाइल हो जाएगा। तो इट एक्सपोज द इंडियाज फ्रेजाइल डेमोक्रेटिक सेटअप। तो हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना था। पीपल बिकेम मोर अवेयर। आज जो प्रोटेस्ट होते हैं, आज जो लेवल ऑफ प्रोटेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो सीजीपी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिस बिकॉज ऑफ रेज आइज ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस। और ये क्यों आया? बिकॉज समथिंग ब्रूटल हैड हैपेंड एट दैट टाइम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में है भाई। इमरजेंसी आज भी इज लाइक अ enduring symbol in public discourse. What wrong has happened? Because at that time that was a constitutional dictatorship. The government used the constitutional machinery to behave like a dictator. It means the emergency provisions were changed. जो हमारे आर्टिकल 352 में लिखी इमरजेंसी, उसमें चेंजेस किए गए। कौन सी अमेंडमेंट आई? 44th अमेंडमेंट, विच मेड द रिटन एडवाइस होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, हटाया जा सकता है। वी मेड सर्टेन चेंजेस, जुडिशियल रिव्यू में लेके आए हम उसको। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में चेंजेस आए भाई। सुप्रीम कोर्ट की जो इंट्रोस्पेक्शन और एवोल्यूशन हुई, आर्टिकल 21 का जो एवोल्यूशन हुआ, वो सारा ही इमरजेंसी के बाद हुआ। जो हमारा मेनका गांधी केस है 1980 का, मिनर्वा मिल्स केस है 1980 का, सॉरी, वो कब आया? आफ्टर इमरजेंसी। हाउ इट्स चेंज्ड बिकॉज गवर्नमेंट ट्राइड टू मेक द सेंटर मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स। वो सारा जुडिशियल रिव्यू जो उन्होंने बंद किया, एडीएम जबलपुर वर्सेस जो शिवकांत शुक्ला की जजमेंट थी, उन्होंने री इवैल्यूएशन ऑफ सिविल लिबर्टीज किया गया भाई। वहां पे एडीएम जबलपुर केस में हैबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया, पर हमने देखा कि आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। पॉलिटिक्स में तो चेंज आया ही आया, हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हुई। तो अब हमने वर्ड चेंज किया, आर्म्ड रिबेलियन। कहां से? इंटरनल डिस्टर्बेंस से, जिसके ग्राउंड पे लगाया गया था। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, हमारी इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आए, हमें लोग, हमारे कल्चर में चेंजेस आए, लोगों में चेंजेस आए, पॉलिटिक्स में चेंजेस आए। दैट वर द इंपैक्ट, पॉजिटिव चेंजेस आए।
तो हमें जब भी इमरजेंसी के बारे में लिखना है, वी हैव टू राइट फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स। हमें ये नहीं करना है कि हम किसी एक पर्सपेक्टिव से लिख देंगे। तो ये आंसर का स्ट्रक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्राई करते, यू कुड डिवाइड द स्ट्रक्चर इनटू इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। क्या है, कौन चेंज हुआ भाई? जुडिशरी चेंज हुई। हमारे संविधान में क्या चेंज आए, यू कैन डिवाइड दैट। कल्चर में क्या चेंज आए, एज अ पॉलिटिकल कल्चर में क्या चेंज आया हमारे, वी बिकेम मोर डेमोक्रेटिक एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस राइज रोज। ये पॉलिटिकल कल्चर में चेंज आए। तो पॉलिटिकल कल्चर में चेंज आना, इंस्टीट्यूशन में चेंज आना, ये सब कुछ है। पॉलिटिक्स में चेंज आया हमारी, कॉलिशन पॉलिटिक्स। हमारा एक आइडिया आया था, वो बताया टोटल रेवोल्यूशन। इट मींस पूरा सोशो इकोनॉमिक सेटअप चेंज कर दिया हमने। हमने सोचा कि अब तो देश में टोटल रेवोल्यूशन आएगी ना, ऑल फील्ड्स फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड। ये आइडिया आया था जयप्रकाश नारायण ने जो आइडिया दिया था। हम डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन से डेमोक्रेटिक वल्नरेबिलिटी में चले गए। हमने देखा कि जो हमारा नेहरूवियन डेमोक्रेटिक कंसेंसस था वो नहीं है। हमने बहुत सारी चीजें ये कंसेंसस के बेसिस पे ऐड की, जो सोचा था कि संविधान के इनका मिसयूज नहीं होगा, पर वो सब क्या हो गया, वो सारी अजम्पशंस फेल होगी। फ्रॉम डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन से हम एक बार डेमोक्रेटिक वल्नरेबिलिटी वाले फेज में घुस गए। बाहर आए हम, पर दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क कि हमने जो कंसेंसस बनाया था, डेमोक्रेटिक कंसेंसस, हमारे नेशनल मूवमेंट पे जो हमने गोल रखे थे, सब क्वेश्चन मार्क में आ गए। दैट वाज अ चैलेंज फॉर द इंस्टीट्यूशंस आल्सो। पुलिस के लिए भी था, वो जुडिशरी के लिए भी था, कि हाउ द गवर्नमेंट कैन बिकम अथॉरिटेरियन। कॉन्स्टिट्यूशन का सेटअप का यूज करके, कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। ये हम देखेंगे कि हमारा ये एनालाइज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चेंजेस आए क्योंकि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए थे। हमने उससे इंस्पायर होकर, बिकॉज टाइम फोर्स स्टरलाइजेशन नहीं किया गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने कभी फैमिली प्लानिंग में नंबर ही लिमिट नहीं किया कि कितने बच्चे होने चाहिए। इट इज योर फ्रीडम टू डिसाइड, पर गवर्नमेंट सपोर्ट्स की इतना होना करना चाहिए आपको कि फैमिली ऑफ 2 इज गुड, but it is up to you to decide how many children you should have, because forced sterilization at that time shaken the conscience of the society, how the government can become so powerful. हमारी पॉलिटिकल थॉट बदल गई। टोटल रेवोल्यूशन का आइडिया, सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, पीपल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस, ये सब चीजें चेंजेस हैं। और ये भी है भाई, कोई कहते हैं कि इमरजेंसी ने बहुत सारे चेंजेस किए, हमारी सोसाइटी मोर डिसिप्लिन हो गई, ऑर्डर आ गया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुआ, हमारा जो लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ था, तुर्कमान गेट मतलब स्लम डिमोलिशंस किए गई, पॉलिटिकल फ्रीडम को कर्टेल किया गया, मतलब देयर वर काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आ गई थी, देयर वर डिसिप्लिन, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट कुड रिमूव द एम्प्लॉइज। आज नहीं हो पाता है वो, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहे, बिकॉज उस टाइम फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए था। तो यू कैन राइट इन अ पॉजिटिव सेंस आल्सो, बट पॉजिटिव इतने होंगे नहीं, यू कैन राइट ओनली 2-3 एस्पेक्ट्स इन दैट, नॉट मोर देन दैट। शाह कमीशन ने रिकमेंड, आप उनका कमीशन के बारे में बता दें, शाह कमीशन डॉक्यूमेंटेड द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स, प्रेस सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खतरे में आ गया। तो ये एनालाइज इम्पैक्ट हैं कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें यही तरीके हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है उसको रीअफर्म किया गया। भाई केशवानंद भारती केस ने जो बोली थी वो मिनरवा मिल्स में दोबारा बोलेगी, IR कोलो में दोबारा बोलेगी। जुडिशरी ने अपने आप को चेंज किया, वो सब बता दिए। फेडरलिज्म और स्ट्रेंथन हो गया, बिकॉज गवर्नर नाउ कांट बी मिसयूज्ड, हमने उस पर जजमेंट्स लेके आए। ये सारी कहानी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ना हिस्ट्री में आप एक काम करें, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस कर रहे हैं तो कुछ इवेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, एक इवेंट है नेशनल इमरजेंसी, एक इवेंट है जो वॉर्स हुए थे 62, 65 एंड 71, इम्पैक्ट ऑफ दैट। वो वॉर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर पार्ट है। तो ये थीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन से लेके जो थीम आगे जाके बनती है, प्रिंसली स्टेट्स की जो इंटीग्रेशन है वो थीम से लेके आज की जो थीम्स हैं, जैसे कौन सी थीम बनती है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना अभी, ये इसमें की इवेंट्स उठा लें बस, पोस्ट इंडिपेंडेंस 25, 20 भी नहीं होंगे। जैसे आपको बताया वॉर है, ये वॉर का इम्पैक्ट, नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट, यही इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो है नेहरू की पॉलिसी, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, ये जो PM थे कोर, मोदी जी की जो है पॉलिसीज हैं,
एक तो इवेंट्स तैयार कर लें, एक लीडर्स की जो पॉलिसीज़ है वो तैयार कर लें कि उनके सामने क्या चैलेंजेस थे और उन्होंने उन चैलेंज को कैसे डील किया। इन एस्पेक्ट्स को आप डील कर लें, तो आपका आधा काम तो हो जाएगा। दिस इज़ द वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस थीम्स। जो मैंने आपको थीम्स प्रोवाइड भी की हैं, वो इसी बेसिस पे ही की हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि आप उन थीम्स को पढ़ लें और पोस्ट इंडिपेंडेंस में चांसेस हैं एक क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, पर हमें तैयार करनी है, चाहे वर्ड हिस्ट्री हो, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट सेशन आपका वर्ड हिस्ट्री का होगा, बट वी विल ट्राई कि जो कोर थीम्स है, जो सभी को आती होंगी वो आपको आएँ, जो किसी को नहीं आती होगी आपको ना भी आए चलेगा, बिकॉज़ ये थीम्स में ईज़ी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। टफ आते हों, ना आते हों, कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है? तो नाउ वी आर डन विद द हिस्ट्री पार्ट ऑफ जीएस 1। अब आप पे बाकी सब्जेक्ट चलेंगे, ज्योग्राफी चलेगा, जो भी होगा। बट इंश्योर दैट कि भई ये 50 डेज़ का प्रोग्राम है, इसको दिल से करें। To sustain for these 50 days is the biggest challenge and this is a real preparation for mains. सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी यूपीएससी एग्जाम में यही है, 50 दिन मेंस को सिर्फ मेंस के हिसाब से करना। इफ यू कैन डू दिस, दिस एग्जाम इज योर्स। तो आई होप ये सेशन आपको हेल्प दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशंस।